गोदान ये उपन्यास साहित्य में आने वाला भारतीय हिंदी साहित्य का अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा उपन्यास है तो ये गोदान को ही कहा जा सकता है। हम उपन्यास काल की बात करेंगे तो प्रेमचंद्र जी को केंद्र में रखकर हम अपने उपन्यास काल को बांटते हैं। प्रेमचंद्र के पूर्व के उपन्यासकारों की जो शैली थी वो थोड़ी अलग थी, और प्रेमचंद्र के बाद हम सभी परिचित हैं कि बहुत सारे परिवर्तन आए, आधुनिकता आई, और आधुनिकता आने के कारण मनोविश्लेषणवाद भी आया। मतलब ऐसे ऐसे उपन्यास लिखे गए जो बहुत ज्यादा मनुष्य के आंतरिक मन की व्याख्या करते थे। लेकिन हमारा जो उपन्यास है गोदान, ये मुख्यतः प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास है। कहाँ का ये उपन्यास है, लिखते जाइए, इसके बारे में प्रमुख तथ्यों की बात हम करेंगे। ये प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास है। और प्रेमचंद्र युगीन कहने का तात्पर्य है ये किस काल की अवधि के बीच होगा, ये होगा 1918 से 1936 के बीच का। गोदान विश्व के 9 सबसे बड़े उपन्यासों में एक स्थान रखता है। आपको इससे ही अंदाजा लग जाएगा कि गोदान की महिमा कितनी बड़ी है। और अगर इस उपन्यास को पढ़ने के बाद अंत में हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर गोदान को वो स्थान किस लिए मिला है। गोदान क्या है, विश्व के 9 सबसे अच्छे उपन्यासों में 9 महानतम उपन्यास में एक गोदान है। उपन्यासों में से एक गोदान अर्थात गाय का दान। अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो आज से बहुत सदियों पहले अगर कहा जाए कि मोक्ष की प्राप्ति, अगर आप जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको एक गाय को दान में देना चाहिए, ऐसा हमारा धर्म कहता है। हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक रूढ़िवादिता कहती है, इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन चूंकि हमारे धर्म में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बनाई गई हैं और हम सदियों से मानते आ रहे हैं, वैसे ही एक मान्यता का परिणाम ये गोदान था। गोदान अर्थात गाय का दान। ठीक है, हमारी ये पूरा उपन्यास हमारे जो नायक हैं, नायिका हैं और उनके आसपास बचे लोगों के बीच का कथा चित्रण है। और मुख्यतः जो केंद्र में जो कथा चल रही है वो गाय के दान की ही कथा चल रही है, अर्थात यही मूल विचारधारा है जिसके चारों ओर इर्द गिर्द हमारी कथा घूमती है। हम देखते हैं इसके रचनाकार कौन है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे गोदान के रचनाकार स्वयं प्रेमचंद जी हैं, जिन्हें हिंदी का कथा सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें बहुत सारे नाम दिए गए हैं। भारतीय शेक्सपियर भी इन्हीं को ही कहा जाता है। रचना काल क्या है, रचना काल है प्रेमचंद। रचना काल या कह सकते हैं प्रकाशन वर्ष 1935, ये वास्तविक तिथि है। बहुत सारे किताबों में आपको 1936 मिल जाएगा, वो भ्रामक करने वाली स्थिति है। आपको 1935 याद रखना है। अगर परीक्षा में 1935 ना देकर 1936 दे तब आप उसका चुनाव करें, अन्यथा यही वास्तविक तिथि ईस्वी है। ठीक है, अब ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास के केंद्र में जो गांव है, जिस गांव के घटना की बात की जा रही है, उस गांव का नाम भी बहुत बार पूछा हुआ है कि बेलारी गांव किस उपन्यास का हिस्सा है। तो बेलारी गांव आप लिख लीजिए कि प्रधान जो गांव है, जिस गांव के बारे में बात की जा रही है पूरी कहानी में, पूरे उपन्यास में, वो गांव है बेलारी। और ये लखनऊ का एक गांव है, उत्तर प्रदेश। कहाँ का, लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का। ठीक है, ये उपन्यास भी पढ़िएगा। जब हमने मैला आंचल का पाठन किया था तब हमने देखा था कि किस तरह से उसमें आंचलिक शब्द बहुत आए थे, क्षेत्र विशेष के शब्द आए थे, गांव की परिपाटी के शब्द आए थे। गोदान को पढ़ने के बाद भी आपको पूर्णतः वैसा ही अनुभव होने वाला है। पर गोदान को आंचलिक उपन्यास न कहकर यथार्थवादी उपन्यास कहा जाता है। गोदान को यथार्थवादी उपन्यास कहा जाता है। और इसके पीछे कहने के पीछे कारण क्या है, यथार्थ, यथार्थ से हमारा तात्पर्य होता है
जो चीजें वास्तविक रूप से किसी भी इंसान के जीवन में या किसी भी देश काल की घटना में घटित हो रही हूँ। मतलब जो अभी हो रहा है, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वैसी चीजों को उजागर करने वाली रचनाएं यथार्थवादी कहलाती हैं। तो गोदान एक कैसा उपन्यास है? ये यथार्थवादी उपन्यास है। हम आगे लिखेंगे, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। गोदान कब की रचना है? प्रेमचंद्र युगीन। उनका युग कब से कब तक माना जाता है? विश्व के 9 महानतम उपन्यासों में से एक गोदान है। रचनाकार प्रेमचंद है। रचना काल 1935 है। और जो केंद्र में जो गांव है वो है बेलारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। इसके आगे हम लोग गोदान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ देखते हैं, क्या क्या चीजें हैं इस उपन्यास के बारे में। नेक्स्ट कैसे जाए? आगे देखते हैं गोदान कैसा उपन्यास है। हमने अभी पढ़ा कि गोदान एक यथार्थवादी उपन्यास है। प्रश्न आया हुआ है, साहित्य की तरफ हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उसमें से हमें बहुत ही अंदरूनी चीजें भी देखना होगा। कथा की शैली देखनी होगी, कथाकार की शैली देखनी होगी, और वो जो रचना है उस रचना को किस प्रवृत्ति में बांटा गया है हमें वो भी देखना है। तो ये कैसा उपन्यास है? ये है यथार्थवादी उपन्यास है। दूसरा, इस उपन्यास में मुख्यतः जो हमारा नायक है होरी, वो एक कृषक है, एक किसान है। किसान के जीवन की त्रासदी क्या है? किसान अगर कुछ सपना देखता है, अगर वो कुछ इच्छाएं पालता है, तो क्या वो इतना सक्षम है कि वो इन इच्छाओं को पूरी कर सके? इस पूरी कथा के केंद्र में हमारा होरी है, और होरी की एक बहुत सघन इच्छा थी कि वो एक गाय का दान करे, और यही कथा वस्तु है हमारी, और इसी कथा के इर्द गिर्द सारी घटनाएं घूमती हैं। तो ये कि मुख्यतः किसकी कहानी है? ये है कृषक जीवन की समस्या और उसकी त्रासदी का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें क्या किया गया है? इसमें कृषक जीवन की समस्या एवं उसकी त्रासदी का चित्रण त्रासदी, जब हम ये कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तविक रूप से होरी किन किन मनी परिस्थितियों से गुजरता है, उसका पूरा परिवार और पूरे उस गांव की कैसी स्थिति रहती है, किसान जहां मुख्यतः रहते हैं उस गांव का वातावरण कैसा रहता है, ये पढ़कर हमें समझ में आएगा। साथ ही साथ इसमें तात्कालीन समाज का भी चित्रण है। तात्कालीन समाज का चित्रण हम कह सकते हैं कि ये जो गोदान है ये दोहरा कथानक वाला उपन्यास है। कैसे, वो बताऊंगी अभी। तात्कालीन समाज का भी चित्रण किया गया है। इसमें दोहरा कथानक है, दो कहानियां चलती हैं, एक बेलारी गांव की और दूसरा जहां पर बेलारी गांव के जो जमींदार बाबू हैं, जो कह सकते हैं जो राय साहब हैं, जिनकी मलकियत है ये बेलारी गांव, ये दूसरी जगह रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ के शहर में रहते हैं, वहां का भी वर्णन किया गया है। वहां पर हमारी कथा वस्तु के केंद्र में है मालती, डॉक्टर मेहता, जिसका मिल है खन्ना साहब और राय साहब। इसके अलावा भी और भी छोटे छोटे पात्र हैं। अभी हम पात्र संरचना भी देखेंगे, उसके बाद हमें ये पता चलेगा। आप बस ये समझिए कि यहाँ पर मुख्यतः दो कथा चल रही हैं, एक ही उपन्यास में दो कहानियां साथ साथ समानांतर चल रही हैं। दोनों कहानियों के मध्य संपर्क बहुत कम होता है, लेकिन आपको पढ़कर समझ में आएगा कि पहले का इफेक्ट दूसरे पे और दूसरे का इफेक्ट पहले पे किस तरह से पड़ रहा है। ठीक है, इसमें आपको गरीबी की विवशता देखने के लिए मिलेगी। आपको इसमें जो हमारा कथा नायक है उसके पुत्र का बच्चा होता है, जो गरीबी के कारण, अच्छी देख रेख न मिलने के कारण, चेचक होने के कारण, छोटी छोटी बीमारियां होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मतलब बच्चों की मृत्यु बहुत आम दिखाई गई है। क्यों? क्योंकि गरीबों
कथा वस्तु ये कहती है कि गरीबों के लिए इतनी छोटी छोटी चीजें भी मुहैया करा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ऐसी स्थिति में अगर उनके नवजात शिशुओं के प्राण भी चले जा रहे हैं तो वो बहुत आम घटना की तरह लिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गरीबों की विवशता दिखाई गई है। फिर जाति वर्ण की भेद की समस्या भी दिखाई गई है। भेद की समस्या, ठीक है। इसके बाद किसान की अभिलाषा, मैंने जैसा कहा कि होरी की एक ही इच्छा थी पूरी जिंदगी, वो इच्छा लेकर ही वो मर गया। वो गाय दान करने की जो इसकी इच्छा थी वो बिल्कुल वो नहीं कर पाया। क्या है यहाँ पे किसान की अभिलाषा? किसान की अभिलाषा का रास्ता अंत दिखाया गया है कि कैसी इच्छा थी होरी की, लेकिन वो इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। सबसे अंत में हम इसमें क्या देखेंगे? सबसे अंत में इसमें प्रेम और त्याग का चित्रण भी दिखाया गया है। जो हमारा कथा नायक है होरी, उसका पुत्र रहता है गोबर। गोबर और झुनिया का प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। झुनिया गर्भवती हो जाती है और उस स्थिति में किस तरह गोबर उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन जो होरी होता है, होरी की जो पत्नी होती है धनिया, दोनों गरीब होते हुए भी संवेदनाओं से इतने भरे पूरे थे कि वो दूसरी जाति की लड़की दुनिया को अपनाते हैं, अपने घर में स्थान देते हैं और उसके जन्म लेने वाले बच्चे को भी अपना नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या देखिएगा, अंत में हम देखेंगे प्रेम और त्याग का चित्रण। प्रेम तथा त्याग का चित्रण। ये जरूरी बातें हो गई, किससे? हमारे उपन्यास गोदान से जुड़ी हुई। अब हम देखते हैं गोदान के पात्र कौन कौन से हैं, कौन प्रमुख पात्र हैं। कुछ पात्र हैं जो गौण पात्र हैं। पात्र बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि पात्रों से प्रश्न आता है। पात्रों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए ये किस उपन्यास के पात्र हैं या किस रचना के पात्र हैं। और साधारणतः बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मुख्य पात्रों के नाम दिए जाते हैं और कुछ गौण पात्रों के भी नाम मिला जुला कर दिए जाते हैं। तो पात्रों को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं पात्र। सबसे पहले आ जाएगा होरी, जो हमारी कथा का कथा नायक है। होरी के बाद स्थान आता है धनिया का, जो उसकी पत्नी भी है और कह सकते हैं कथा की नायिका भी है। इसके बाद आता है हीरा। हीरा होरी का भाई है और ये वही भाई है जिसने होरी के गाय को विष दे दिया था। फिर बात आती है गोबर की। गोबर पुत्र है होरी का। होरी का ये पुत्र है। बात करेंगे झुनिया की। गोबर की पत्नी बाद में ये बनती है, पहले ये प्रेमिका ही रहती है। लिख सकते हैं हम गोबर की पत्नी, इस तरह से समझने में आसानी होगी। ये है गोबर की पत्नी। ठीक है, होरी, धनिया, हीरा, गोबर, झुनिया। इनके अलावा बात करेंगे और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम हमें लेना है। यहाँ पर आती है पुनिया। पुनिया हीरा की पत्नी है, इसका जो भाई था उसकी पत्नी है। पुनिया का भी चरित्र चित्रण इसमें दिखाया गया है कि उसका पति भले ही अच्छे व्यवहार का नहीं था, पर पुनिया का व्यवहार बहुत अच्छा था होरी और उसके पत्नी के भी प्रति। ठीक है, इसके अलावा होरी और धनिया की दो पुत्रियां भी हैं। एक है सोना जिसकी उम्र है 12 वर्ष और एक है रूपा जिसकी उम्र है 18 वर्ष। सोना पुत्री है किसकी? होरी की। उम्र लिख लीजिए 12 वर्ष, होरी की पुत्री, और इसकी उम्र है 12 वर्ष। और रूपा की बात करेंगे, ये भी होरी की पुत्री है और उम्र है 8 वर्ष। ठीक है,
इन दोनों पात्रों का भी कहानी में अच्छा जिक्र किया गया है, किस तरह से सोना की विवाह होता है, विवाह के समय क्या कष्ट होते हैं। सोना और माता दीन की रखी हुई जो जिस स्त्री को उसने रखा हुआ था, उस स्त्री के साथ सोना का कितना अच्छा रिश्ता बन जाता है, दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, और आगे जाके उसमें दरार भी पड़ती है, वो भी कहानी के बीच में आएगा। फिर किस तरह से रूपा का विवाह उससे बहुत ज्यादा बड़े अधेड़ उम्र के बूढ़े पुरुष के साथ कर दिया जाता है सिर्फ पैसे के लिए, और ये बहुत बड़ी मजबूरी रहती है होरी की, अपने खेत को बचाने के लिए उसका ये कदम रहता है। लेकिन इस उपन्यास में ये दिखाया गया है कि ऐसे एक विवाह के पश्चात भी रूपा खुश है, रूपा को सारी मनोकामनाएं उसकी पूरी होती हैं, और जिस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ है वो भरसक प्रयास करता है उसे हर तरह से खुश रखने का। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें पात्र आते हैं राय साहब, दाता दीन, माता दीन। राय साहब जैसे हमने बात करी थी, राय साहब वही हैं, इस गांव के जमींदार हैं और उनकी ही रियासत ये गांव है। ठीक है, जमींदारी करते हैं, व्यक्तित्व के अच्छे इंसान है, पर चूंकि जमींदारी करते हैं तो थोड़ा बहुत इनका स्वभाव कड़ा हो गया है। इसके अलावा दो और पुजारी हैं, एक है दाता दीन और दूसरा है माता दीन। दाता दीन का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, वो छूत अछूत का भेद तो जरूर करता है, परंतु नीचे जात की स्त्रियों पर उसकी हमेशा ही बुरी नजर रहती है। माता दीन पुजारी का पुत्र रहता है और ये भी स्वयं पुजारी रहता है, पर इसका जो इस पात्र का जो व्यक्तित्व है वो बहुत अलग दिखाया गया है। शुरू में दिखाया जाता है कि ये लड़ना भी चाहता है सिलिया चमारिन से, सिलिया चमारिन से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, ये सिलिया से बहुत प्रेम भी करता है, परंतु चूंकि वो चमारिन है ये उसे अपना नहीं पाता। चूंकि पूरे गांव में इनके बारे में बातें फैल जाती हैं, तत्पश्चात सिलिया के घर वाले आते हैं और माता दीन पर बहुत ज्यादा मार पिटाई हमला भी करते हैं, तो भी सिलिया माता दीन को छोड़कर नहीं जाती। लेकिन माता दिन गुस्से में उससे कुछ कुछ बोल देता है, वो फिर जाती है होरी के पास। लेकिन भी अंत में हम ये देखते हैं माता दिन का जो व्यक्तित्व होता है वो बदल जाता है, वो समाज की परवाह किए बगैर सिलिया को अपनाता है। ठीक है, ये अंत में देखेंगे, अभी मैंने थोड़ा बता दिया कि इन पात्रों का क्या क्या था। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद शहरी, हमने कहा दोहरा कथानक है तो और कुछ पात्र जुड़ेंगे जो शहरी कथानक क्षेत्र के आते हैं। उसमें आ जाता है मालती, मेहता साहब। ये दोनों अलग ही प्रकार के हैं, दोनों का अपना किस्सा चल रहा है। मालती बहुत ही अच्छी शिक्षिका है, आधुनिक युग की नारी है, सोच आधुनिकता की सोच रखती है। उसी में आते हैं मेहता साहब जो डॉक्टर हैं। दोनों के आपस में प्रेम प्रसंग तो है, लेकिन मेहता मालती का ये विकसित रूप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, और उनको लगता है कहीं ना कहीं मालती में वो पत्नियों वाले गुण नहीं है, इसलिए वो मालती से विवाह करने के इच्छुक तो हैं पर मालती को उस योग्य वो नहीं पाते हैं। और दो यहाँ पे पात्र जुड़ जाता है, एक है मालती, शिक्षिका है मनोविज्ञान की, लिख लीजिए ये शिक्षिका रहती हैं, और दूसरा मेहता जी रहते हैं, ये डॉक्टर हैं और ये राय साहब के मित्र हैं। ठीक है, डॉक्टर हैं और प्रेमी भी हैं, किसके? मालती के। लिख लीजिए किसके प्रेमी हैं ये? मालती के प्रेमी हैं। यहाँ तक ठीक है। इसके अलावा और 3-4 पात्र आते हैं जिसमें एक खन्ना भी आ जाएगा। खन्ना क्या है? खन्ना एक पूंजीवादी चरित्र है, इसकी चीनी की मिल है और इसी की चीनी की मिल में गोबर बाद में काम करने लगता है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 पात्र और हैं जैसे झिंगुर सिंह, साहूकार और राम सेवक। राम सेवक का नाम आप जरूर से याद कर लीजिए कि राम सेवक वही पात्र है जिसके साथ होरी की दूसरी पुत्री रूपा का विवाह हुआ था, और राम सेवक गांव का ही एक महाजन है। ठीक है, और इसी महाजन से क्या किया था? होरी ने अपने खेत को बचाने के लिए पैसों का कर्ज लिया था। ठीक है, हम अभी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, उस कहानी में हम देखेंगे सारे पात्रों का क्या रोल है। यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद हमने देखा गोदान, गोदान का रचनाकार, रचनाकार कौन है, गोदान का मतलब क्या हुआ, किस गांव की कहानी है। विश्व के 9 प्रसिद्ध उपन्यासों में से गोदान एक है। इसकी प्रमुख विशेष तथ्य ये थे, प्रमुख पात्र ये थे। अब आते हैं प्रमुख कथन। गोदान के बारे में बहुतों ने बहुत सारी बातें की हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, आपको वो कथन दे दिया रहेगा और पूछा रहेगा कि ये कथन किसके अनुसार है और
साहित्यकारों के नाम दिए रहेंगे। तो 4-5 इंपॉर्टेंट कथन हैं, हम वो लिख लेते हैं और देखते हैं किस कथन को किसने कहा। यहाँ तक ठीक है? चलिए, सबसे पहला कथन आता है गंगा प्रसाद विमल का। वो कहते हैं